आज के इस खास और गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जो उन सभी के लिए बहुत काम का है जो ये समझना चाहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। विशाल कंपनियां और उनके जटिल सिस्टम बिना बिखरे कैसे चलते हैं, ये समझना हमेशा दिलचस्प होता है। हाँ, और आज हमारे पास जो बेहतरीन नोट्स और स्पष्टीकरण मौजूद हैं वे ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम और एक बहुत ही मशहूर प्रोसेस सूत्रा वर्कशॉप की ट्रेनिंग सामग्री से निकल कर आए हैं। एकदम सही। आसान भाषा में कहें तो ईआरपी किसी भी बड़ी कंपनी का एक डिजिटल दिमाग होता है। जो खरीदारी से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ ट्रैक करता है। हाँ, सब कुछ। तो इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि जब किसी बिजनेस में कोई गतिविधि बार बार दोहराई जाती है तो जटिल कोडिंग या भारी भरकम डिजिटल नियमों का जाल बुनने के बजाय काम को अलग अलग फ्लोज में बांटने के। बिल्कुल अलग रास्तों में बांटकर कैसे एक बेहतरीन, सुरक्षित और एकदम सरल सिस्टम बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हाँ, चलिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बिजनेस के सिस्टम बहुत डरावने होते होंगे। मतलब हमें लगता है कि वहाँ हजारों बटन, उलझी हुई स्क्रीन और न समझ आने वाले कोड होंगे। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है ना? लेकिन इन नोट्स को देखकर मुझे सच में बहुत राहत मिली। असल में ये बहुत ही बेसिक और साधारण सी चीजों पर टिके होते हैं। बिल्कुल साधारण। ये सामग्री इतनी सरल है कि इसे किसी नर्सरी स्टाइल की किताब के पन्नों में या एक बहुत ही आसान फ्लो चार्ट में भी बदला जा सकता है, जो इसे और भी मजेदार बनाता है। सही कहा। और बिजनेस की दुनिया में इसी सादगी को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस डिजाइन सिद्धांत माना जाता है। अच्छा? हाँ, इसका उपयोग दुनिया के सबसे बड़े ईआरपी सिस्टम्स में होता है। दिक्कत यह है कि आज के तकनीकी दौर में कंपनियों को लगता है कि अगर उनके सिस्टम में जटिलता नहीं है तो शायद वो सिस्टम अच्छा ही नहीं है। मतलब लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। लोग एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के पीछे भागते हैं, ये सोचे बिना कि बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए। सही बात है। लेकिन वास्तव में दुनिया का सबसे सफल ईआरपी सिस्टम वो है जो जटिलता को छोटे, बहुत ही तार्किक और आसानी से संभाले जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ देता है। और यही बात प्रोसेस सूत्रा वर्कशॉप भी सिखाती है। एकदम सही। प्रोसेस सूत्रा वर्कशॉप इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि किसी भी प्रक्रिया को डिजाइन करते समय उसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। जब बिजनेस में चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे दिन में 1000 बार ऑर्डर लेना या सप्लायर से सामान मंगाना, तो एक ही लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया बनाने के बजाय उसे अलग अलग आजाद फ्लोज में बांट देना ही असली समझदारी है। यही वो नींव है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां टिकी हुई हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे एक असली उदाहरण पर चलते हैं ताकि बात हवा हवाई न लगे। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी फर्नीचर की कंपनी है। ठीक है, फर्नीचर कंपनी। और वहां एक ग्राहक का ऑर्डर आता है। सिस्टम में इस ऑर्डर की पहचान के लिए से एक आईडी दी जाती है। मान लेते हैं OR001। OR001। ठीक है। ग्राहक ने 100 शानदार ऑफिस कुर्सियों का ऑर्डर दिया है। अब जैसे ही ये OR001 सिस्टम में दर्ज होता है, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग फ्लो शुरू हो जाता है। हाँ, एक बुनियादी फ्लो। अगर मैं नोट्स के हिसाब से देखूं तो इसके शुरुआती कदम बहुत ही तार्किक हैं। पहला, ऑर्डर प्राप्त होता है। सही। दूसरा, इन्वेंट्री यानी गोदाम चेक करने के लिए किसी यूजर को यह काम सौंपा जाता है। और तीसरा, वो यूजर सिस्टम में या खुद जाकर चेक करता है कि गोदाम में वो 100 कुर्सियां स्टॉक में हैं या नहीं। बिल्कुल। यहां तक तो ये एक सीधी सड़क पर चलने जैसा लगता है। कोई भी इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकता है। हाँ, शुरुआत हमेशा सीधी होती है और यहीं से मुख्य रूप से दो संभावित स्थितियां सामने आती हैं। 2 केस, राइट? हाँ, 2 केस। स्थिति 1, जिसे हम सबसे आसान केस कह सकते हैं, सामान गोदाम में उपलब्ध है। मतलब कुर्सियां पहले से रखी हैं। बिल्कुल। अगर यूजर देखता है कि 100 कुर्सियां पहले से ही धूल खा रही हैं और भेजने के लिए तैयार है, तो प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आती। ये तो बहुत सीधा है। एकदम सीधा। इसके बाद का कदम बस इतना है कि उन कुर्सियों को सीधे डिस्पैच करो और ग्राहक के पते पर भेज दो। ये एक परफेक्ट दुनिया का उदाहरण है। हाँ, जहाँ कोई जटिलता नहीं है। लेकिन असली बिजनेस और असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हम स्थिति 2 का सामना करते हैं। और स्थिति 2 क्या है? स्थिति 2 ये है कि सामान उपलब्ध ही नहीं है, गोदाम खाली है। जाहिर है, अगर कुर्सियां गोदाम में नहीं हैं तो हवा से तो बनेंगी नहीं। ग्राहक को भेजने से पहले उन्हें किसी सप्लायर से खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इन नोट्स में ये बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि अगर ये खरीदारी सिर्फ एक बार होनी है
जिसे हम सिंगल परचेज कहते हैं। हाँ, सिंगल परचेज। मतलब सप्लायर को फोन किया, उसने एक ही ट्रक में सारी 100 कुर्सियां लाद कर भेज दी। तो इस पूरी प्रक्रिया को उसी एक सिंगल फ्लो में रखा जा सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब कोई नया फ्लो बनाने की जरूरत नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। उस स्थिति में वो सीधा फ्लो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले ऑर्डर आया, ठीक है। फिर इन्वेंट्री चेक हुई, पता चला कि सामान नहीं है, तो उसी फ्लो के अंदर सामान खरीदने का एक नया कदम जुड़ गया। फिर सामान प्राप्त किया। हाँ, सामान प्राप्त किया और आखिर में उसे डिस्पैच कर दिया गया। तो जब तक खरीदारी सिर्फ एक बार हो रही है, तब तक सिस्टम को इस एक सीधी रेखा वाले फ्लो से कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये एक के बाद एक होने वाले कदमों की एक चेन है, जहां कुछ भी पीछे नहीं जा रहा है और कोई भी चीज दोहराई नहीं जा रही है। सिस्टम खुशी खुशी काम करता रहता है। एकदम सही। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली बिजनेस में चीजें इतनी सीधी रेखा में कहाँ चलती हैं। बिल्कुल नहीं चलती। नोट्स में आगे एक बहुत ही शानदार समस्या सामने रखी गई है। क्या होगा अगर उसी एक ऑर्डर के लिए कई बार खरीदारी करनी पड़े, यानी मल्टीपल परचेजेस। हाँ, चलिए वापस अपनी 100 कुर्सियां वाले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा ऑर्डर OR001 पेंडिंग है, इन्वेंट्री खाली है। कंपनी सप्लायर को फोन करती है कि भाई 100 कुर्सियां चाहिए, लेकिन सप्लायर कहता है कि आज मेरे पास सिर्फ 40 कुर्सियां हैं, मैं वो भेज रहा हूं, कल 30 भेज दूंगा और बाकी बची हुई 30 बाद में भेज दूंगा। ये बहुत ही आम स्थिति है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस पूरी टूट टूट कर आ रही डिलीवरी की प्रक्रिया को उसी एक सीधे सिंगल फ्लो में रखा गया, तो सिस्टम उलझ जाएगा। तबाही मचना बिल्कुल तय है। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर कंपनियों के सिस्टम धड़ाम से गिर जाते हैं। वो कैसे? अगर आप 40, 30 और 30 कुर्सियों की 3 अलग-अलग डिलीवरी को एक ही फ्लो में रखेंगे, तो सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। वो लूप में फंस जाएगा। हाँ, सिस्टम कहेगा कि मुझे तो 100 कुर्सियां चाहिए थी, ये 40 क्या है? क्या मैं ऑर्डर पूरा मान लूं या अभी इंतजार करूं? समझ गया। एक ही कदम पर सिस्टम बार-बार अटकेगा। एक सीधा फ्लो ऐसी बार-बार दोहराई जाने वाली चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इस भयानक उलझन का समाधान क्या है? यहीं पर प्रोसेस डिजाइन की वो रणनीति काम आती है जिसे अलग फ्लोज या सेपरेट फ्लोज में काम को बांटना कहते हैं। बिल्कुल। इसके तहत एक विशाल और उलझी हुई प्रक्रिया बनाने के बजाय 3 अलग-अलग फ्लो बनेंगे। एकदम सही। नोट्स भी ठीक यही बात समझाते हैं। ऐसे मामलों में एक बड़े फ्लो के बजाय 3 आजाद फ्लो बनाए जाने चाहिए। पहला फ्लो क्या होगा? पहला होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग फ्लो। इसमें ऑर्डर सिस्टम में दर्ज होता है, इन्वेंट्री चेक होती है और जब पता चलता है कि कुर्सियां नहीं है और उन्हें कई किश्तों में खरीदा जाएगा। हाँ, तो ये ऑर्डर फ्लो बस खरीदारी का इंतजार वाले मोड में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। मतलब ये अपनी जगह पे होल्ड पे रहता है, डिस्पैच तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल नहीं। और फिर शुरू होता है दूसरा फ्लो। हाँ, दूसरा फ्लो होगा परचेज फ्लो, यानी खरीदारी का फ्लो। ये एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है जिसका काम सिर्फ खरीदारी शुरू करना, सप्लायर की प्रोसेसिंग और सामान प्राप्त करना है। चूंकि हमारी 100 कुर्सियां 3 बार में आ रही हैं, 40, 30 और 30, इसलिए ये परचेज फ्लो सप्लायर के हिसाब से अलग चलता रहेगा। बिल्कुल, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूल ऑर्डर क्या था। इसका लक्ष्य सिर्फ उन 100 कुर्सियों को गोदाम तक लाना है। और आखिर में तीसरा फ्लो आता है डिस्पैच फ्लो। हाँ, अगर उन कुर्सियों को भी कई बार में डिस्पैच होना है तो डिस्पैच को भी एक अलग फ्लो में रखा जाता है। इसमें डिस्पैच को शेड्यूल करना, सामान डिस्पैच करना और डिलीवरी शामिल है। एकदम सही। इस तरह जो चीज एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती थी, उसे साफ सुथरे हिस्सों में बांट दिया गया। ये सुनना वाकई बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। पूछिए। अगर ये तीनों फ्लो ऑर्डर, परचेज और डिस्पैच अलग अलग चल रहे हैं, तो इन अलग अलग फ्लोज को आपस में जोड़ा कैसे जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार वे सभी उसी एक OR001 के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो लगेगा कि इसके लिए कोई बहुत मुश्किल और जटिल डिजिटल नियमों की जरूरत होगी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि इसके लिए जटिल डिजिटल नियमों की जरूरत है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन्हें यूजर्स और टास्क्स के जरिए भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। भौतिक रूप से? मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं, इंसान इसे जोड़ता है? बिल्कुल। पूरी मैनुअल प्रक्रिया का विवरण सुनिए। बताइए। पहला कदम, जब इन्वेंट्री नहीं होती तो ऑर्डर फ्लो खरीदारी वाले कदम पर आकर रुक जाता है। ठीक है, वो होल्ड पर है। दूसरा कदम, यूजर मैनुअल रूप से एक अलग परचेज फ्लो शुरू करता है। तीसरा कदम, परचेज टीम उस पर काम करती है
और सामान आ जाने पर प्रक्रिया पूरी करती है। यानी गोदाम में 100 कुर्सियां आ गईं। हाँ, और अब आता है सबसे जरूरी कदम। इसके बाद खरीदारी करने वाला यूजर वापस ऑर्डर फ्लो खोलता है। जो रुका हुआ था। बिल्कुल, और उसमें परचेज कंप्लीटेड यानी खरीदारी पूरी हुई ऐसा मार्क करता है। बस एक चेकबॉक्स या बटन। हाँ, इसके बाद ही ऑर्डर का काम आगे बढ़ता है। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाली बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे मानवीय हस्तक्षेप दो अलग-अलग तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच पुल का काम करता है। मतलब कोई ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट नहीं, एक इंसान का फैसला सिस्टम को आगे बढ़ाता है। एकदम सही। मशीनें डेटा रख सकती हैं, लेकिन एक यूजर का मैनुअल टास्क दो रास्तों को जोड़ने का सबसे सुरक्षित तरीका है। अब अगर हम इस कहानी के आखिरी हिस्से यानी डिस्पैच की बात करें। हाँ, डिस्पैच। नोट्स में सिंगल और मल्टीपल डिस्पैच पर भी संक्षेप में चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि ये भी बिल्कुल परचेज वाले तर्क पर ही काम करता है। बिल्कुल वैसा ही है। अगर सिंगल डिस्पैच है तो उसे उसी ऑर्डर फ्लो का हिस्सा रखा जा सकता है, और अगर मल्टीपल डिस्पैच है तो उसे अलग शेड्यूलिंग फ्लो में रखा जाता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब आखिर इस पूरे 3 फ्लो वाले डिजाइन ऑर्डर, परचेज, डिस्पैच को बनाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? नोट्स का अंतिम बिंदु इसी पर जोर देता है। इस पूरी व्यवस्था का आखिरी और इकलौता परिणाम है कस्टमर सैटिस्फैक्शन, यानी ग्राहक की संतुष्टि। हाँ, बिजनेस का हर प्रोसेस सिर्फ इसलिए डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक तक उसका ऑर्डर सफलतापूर्वक पहुंच सके। अगर टीम अलग फ्लो में काम कर रही है तो वो भी ग्राहक के लिए है। बिल्कुल। अंततः पैमाना यही है कि क्या ग्राहक को समय पर सामान मिला। ये पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही शानदार सार है। ईआरपी सिस्टम्स और प्रोसेस डिजाइन में जटिलता को कम करने के लिए चीजों को छोटे और अलग हिस्सों में बांटना ही सबसे कारगर तरीका है। एकदम सही। और इस सोच से बहुत अच्छी तरह समझ आता है कि डिजिटल दुनिया में भी मानवीय सोच और मैनुअल टास्क कितने जरूरी हैं। बिना इंसान के ये सिस्टम सिर्फ उलझ कर रह जाएंगे। इससे एक जरूरी सवाल उठता है। स्रोत में बताया गया है कि डिजिटल फ्लोस को जोड़ने के लिए किसी जटिल कोडिंग की नहीं, बल्कि एक इंसान द्वारा ऑर्डर फ्लो में परचेज कंप्लीटेड मार्क करने की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। ताकि आखिरकार ग्राहक को संतुष्टि मिल सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो इंसान उस एक चेकबॉक्स को टिक करना भूल जाए तो क्या होगा? ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या ये सारे अलग अलग फ्लोज हमेशा के लिए एक दूसरे के इंतजार में अटके रह जाएंगे? तकनीकी रूप से तो हाँ। और वो पूरी व्यवस्था जो ग्राहक की संतुष्टि के लिए बनाई गई थी, एक छोटी सी मानवीय भूल की वजह से हमेशा के लिए रुक जाएगी। ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर आगे गहराई से सोचा जा सकता है। बिल्कुल। सभी सुनने वालों का इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिलचस्प विषय के साथ।